गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। नमस्कार भैया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नलिनी। इधर 4 दिनों से बहुत डिस्टरबेंस थी इलेक्ट्रिक को लेकर के। ट्रांसफार्मर जो है डिस्टर्ब हो गया था, नया लगा। 3-4 दिन से मैं कुछ भेज भी नहीं पाया आप लोगों के पास, लेकिन आज से टेस्ट सीरीज भी जो है देंगे आप लोगों को। काफ़ी कुछ शेक्सपियर के प्ले की चर्चा हो चुकी है और आज किंग लियर की चर्चा की जाए। जहाँ तक थीम की बात है, मुझे विश्वास है कि आप लोग थीम खुद ही पढ़ लेंगे। तमाम रास्ते हैं, तमाम सोर्स हैं और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में उसकी चर्चा अवश्य होनी चाहिए। तो सबसे पहले किंग लियर के सोर्स की बात करें तो किंग लियर की पूरी थीम शेक्सपियर ने जॉफ्रे ऑफ मनमाउथ के हिस्टोरिया रेगम ब्रिटानिया से लिया है। हिस्टोरिया कहते हैं हिस्ट्री को, रेगम कहते हैं किंग्स को और ब्रिटानिया का मतलब ब्रिटेन। तो जॉफ्रे ऑफ मनमाउथ ने एक किताब लिखी थी ब्रिटेन के राजाओं का इतिहास। मेजर थीम शेक्सपियर ने किंग लियर की हिस्टोरिया रेगम ब्रिटानिया से लिया है। इसके साथ साथ एक और किताब है इंग्लैंड में, एंशिएंट इंग्लैंड्स लेजेंड, प्राचीन इंग्लैंड के किंवदंतियों की एक किताब है और उसका टाइटल है लियर द किंग। इसके बाद ऑल्बियान जो कि राइटर है, उसने हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड लिखा। शीर्षक है कि इंग्लैंड। और एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सिडनी ने अपने आर्केडिया में भी, दरवाज़ा बंद कर दो, सिडनी के आर्केडिया में भी किंग लियर का जिक्र है और स्पेंसर ने जो फेयरी क्वीन लिखा है उसमें भी किंग लियर का जिक्र आता है। लेकिन ये तो माइनर सोर्स हैं। जो मेजर सोर्स है किंग लियर का वो जॉफ्रे ऑफ मनमाउथ के हिस्टोरिया रेगम ब्रिटानिया से लिया गया है। जहाँ तक कैरेक्टर की बात है, Lear is the central figure of the play. He is king of England. Goneril is the oldest daughter of Lear. Lear की सबसे बड़ी बेटी है Goneril, and she is married to the Duke of Albany. अल्बनी के ड्यूक से उसका विवाह हुआ है। By nature, Goneril is ruthless, aggressive, of domineering nature, and many historians, many authority on Shakespeare expresses their surprise that how Shakespeare incorporated the character of Goneril, because not even a single play a daughter behaves very cruelly with his father. Regan is the middle daughter of Lear, married to the Duke of Cornwall. और हाँ, इसके पहले अगर ड्यूक ऑफ अल्बनी की बात की जाए, if you go through the play, then you will come to know that Albany is sophisticated person, sophisticated duke. He develops a soft corner
for Lear and is very critical to the cruel approach of Goneril with her father. रेगन की बात की जाए तो बिचली बेटी है, मझली बेटी है, एंड शी इज मैरिड टू द ड्यूक ऑफ कार्नवाल, जिसका विवाह ड्यूक ऑफ कार्नवाल से हुआ है। जहाँ तक कार्नवाल रेगन की बात है, ये दोनों ठीक उसी स्वभाव के हैं जिस स्वभाव की गोनरील है। कार्डेलिया द यंगेस्ट डॉटर ऑफ लियर, लियर की सबसे छोटी बेटी है। शी इज वेरी ऑनेस्ट एंड लॉयल टू हर फादर लियर। शी इज मैरिड टू द किंग ऑफ फ्रांस। लियर जब दोनों बेटियों का विवाह कर चुका है, गोनरील का ड्यूक ऑफ अल्बनी से, रेगन का ड्यूक ऑफ कार्नवाल से, और बड़े दरबार में जब वो पूछता है कि हाउ दे लव किंग लियर, तो ये दोनों बहनें गोनरील और रेगन एक से बढ़कर एक दावे करते हैं अपने प्रेम का। लेकिन कार्डेलिया ये कहती है कि एक पिता के प्रति जो पुत्री का प्रेम होना चाहिए, उसी अनुपात में कार्डेलिया लियर को प्रेम करती है, ना तो उससे ज़्यादा और ना ही उससे कम। और इस पर लियर कहता है कि हैव यू टू से नथिंग मोर, तो कार्डेलिया कहती है नथिंग माय लॉर्ड। इस पर नाराज होकर के लियर कहता है कि नथिंग बिगेट्स नथिंग, अर्थात अगर कुछ नहीं कहना है तो तुम्हें राज्य के हिस्से से कुछ भी नहीं मिलेगा। ऑन दिस ग्राउंड अर्ल ऑफ केंट ड्यूक ऑफ बरगंडी रिजेक्ट्स कार्डेलिया। किंग ऑफ फ्रांस was also present. Seeing the honesty of Cordelia, he readily accepts the hand of Cordelia without dowry. जहाँ तक ड्यूक ऑफ बरगंडी की बात है, लियर जब बरगंडी से पूछता है कि क्या आप भी पिता के प्रेम से वंचित और राज्य के हिस्से में कुछ भी न पाने वाली कार्डेलिया से ड्यूक ऑफ बरगंडी विवाह कर सकते हैं, तो बरगंडी कहता है कि जिस बेटी ने अपने पिता का प्यार और राज्य की संपत्ति से वंचित हो, ऐसी बेटी का मैं हाथ स्वीकार नहीं कर सकता। तो बरगंडी एक लालची व्यक्ति है। एडमंड इज द बास्टर्ड सन ऑफ अर्ल ऑफ ग्लाउसेस्टर। अगर अर्ल ऑफ ग्लाउसेस्टर के फेट की बात की जाए तो लियर और ग्लाउसेस्टर दोनों की नीयत करीब करीब समान है। एडमंड नाजायज़ औलाद है अर्ल ऑफ ग्लाउसेस्टर की। एडगर इज द लीगल सन ऑफ ग्लाउसेस्टर। बाद में ये पहले पागल का रोल करता है, लियर के साथ मूर पर जाकर के मिलता है और अपना नाम टॉम बेडलम रखता है। अर्ल ऑफ केंट, अर्ल ऑफ केंट जब बीच बचाव करता है, कार्डेलिया के पक्ष में बोलता है कि कार्डेलिया को एक पिता के प्रेम से वंचित और राज्य के हिस्से में कुछ भी न देना। जब इसका विरोध अर्ल ऑफ केंट करता है तो लियर उसको ये कहता है कि एक हफ्ते के भीतर अगर वो राज्य की सीमा में दिखाई देता है तो निश्चित तौर पर केंट की हत्या कर दी जाएगी। लेकिन केंट जाता नहीं है, बल्कि केयस नाम रखता है, अपना वेश बदलता है और फिर लियर के सेवक के रूप में उपस्थित हो जाता है। ही इज़ फेथफुल टू लियर, लियर के प्रति अत्यंत
विश्वास पात्र है, फेथफुल है। फूल द कांस्टेंट कंपेनियन ऑफ लियर, एक पल के लिए भी लियर का साथ नहीं छोड़ता है। और गीत गाता है, उसके गीत दो अर्थी होते हैं और गीतों के माध्यम से लियर को तमाम मशवरे देता है। ओस्वाल्ड स्टेवर्ड ऑफ गॉनरील, गॉनरील का गृह प्रबंधक है। क्यूरन अ कर्टियर, क्यूरन के बारे में प्रश्न भी पूछा गया है, एडमंड के बारे में भी प्रश्न पूछा गया है। तो दीज आर द मेजर कैरेक्टर लिस्ट ऑफ किंग लियर। नोट कर लिए हो तो मैं कुछ विशेष बातें नोट लिखवा दूं आपको। कि 15 दिसंबर तक 10,000 ये वैकेंसी आ रही है ALT की भी, आप लोग उसके लिए भी तैयार रहिएगा। और ALT में वही सिलेबस है जी। हाँ जी बोलें। TGT PGT जो बोर्ड चयन बोर्ड का है, उसके अलावा भी 10,000 हाँ PRT की बात मैं नहीं, LT की बात कर रहा हूँ, जो अभी पिछली बार पेपर हुआ था उसमें 10,000 वैकेंसी आ रही है। तो ये अच्छा मौका है। और जब LT का नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसके बाद LT के जो सिलेबस हैं, और आप लोगों को मालूम होगा कि पूरे यूपी में आप लोगों की शुभकामना से मात्र अकेला मैं रहा जो पूरे LT के सिलेबस को पूरा किया था विद टेस्ट सीरीज़। और यही कारण है कि 95 में से 88 लोग सेलेक्ट हुए LT में। तो जब उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा तो फिर LT के सिलेबस की भी चर्चा होगी, जो लोग करना चाहेंगे करेंगे। खैर, लेयर के बारे में थोड़ी सी एक बात और जान लें। अकॉर्डिंग टू, नोट भी करते जाएं, टेंडेंसी ऑफ रेस्टोरेशन कमेटी रेस्टोरेशन प्ले नाहम टेट, प्रश्न पूछा गया है। नाहम टेट gave happy ending of King Lear रेस्टोरेशन के दौर में, रेस्टोरेशन पीरियड में जो भी ड्रामा लिखे गए उसमें ये दिखाया जाता था कि ट्रेजिक एंडिंग किसी भी प्ले की नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रवृत्ति को ध्यान में रख कर के नाहम टेट नाम के ड्रामेटिस्ट ने शेक्सपियर का जो किंग लियर, जिसमें कि ट्रेजिक एंडिंग दिखाई जाती है, कार्डेलिया को बाहों में लेकर के लियर आता है, लियर भी मर जाता है और ओस्वाल्ड भी मरता है, साथ में एडमंड भी मर जाता है, रेगन और गॉनरील ये दोनों मरती हैं। तो ट्रेजिक एंडिंग न दिखा करके नाहम टेट ने हैप्पी एंडिंग दिया।
He said, the original play of Shakespeare lacks poetic justice. कारण नाहम टेट ने ये दिखाया कि शेक्सपियर का जो ओरिजिनल प्ले है किंग लियर, उसमें पोएटिक जस्टिस का पालन नहीं हुआ है, या यूँ कह लें कि शेक्सपियर ने पोएटिक जस्टिस को वायलेट किया। पोएटिक जस्टिस क्या है कि किसी भी कैरेक्टर को उसके किए गए कर्मों के हिसाब से भाग्य उसको दंडित करता है। लिटरेरी टर्म में पोएटिक जस्टिस के बारे में विस्तार से चर्चा कर दूंगा। पोएटिक जस्टिस इसलिए कि किंग लियर मात्र चापलूसी पसंद राजा है, लेकिन उसके इस हैमर्शिया के कारण उसको इतनी ज़्यादा सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। और जहाँ तक कार्डेलिया का प्रश्न है, तो कार्डेलिया का तो कोई अपराध भी नहीं है, फिर भी निरपराध कार्डेलिया मरती है, तो ये पोएटिक जस्टिस का उल्लंघन है। इस कारण से नाहम टेट ने किंग लियर को हैप्पी एंडिंग दिया। ही शोड कार्डेलिया मैरिड टू एडगर नाहम टेट ने यह दिखाया कि कार्डेलिया, नाटक के अंत में कार्डेलिया का विवाह एडगर से हो जाता है एंड द ग्लोरी ऑफ लियर इज रिस्टोर्ड। नाहम टेट ने यह दिखाया कि लियर का राज्य का वैभव भी उसे वापस मिलता है और कार्डेलिया मरती नहीं है, बल्कि कार्डेलिया की जीत होती है और कार्डेलिया का विवाह जो है एडगर से होना दिखाता है नाहम टेट। दिस ट्रेंड वाज कंटिन्यूड टिल 1650। This trend was continued till 1650 और नाहम टेट का ये वर्जन 1650 तक जारी रहता है। और बल्कि ये भी कहा जा सकता है कि उसके बाद तक भी जब भी किंग लियर का मंचन होता रहा, तो पोएटिक जस्टिस को ध्यान में रख करके कार्डेलिया का विवाह एडगर से और आखिर में लियर का राज्य उसको वापस मिलता है। ये हैप्पी एंडिंग दिखाई जाती है, जिसकी प्रवृत्ति 1650 तक कायम रहती है। बट इन 1780 मैक्रेडी 1780 मैक्रेडी रिवर्स्ड दिस ट्रेंड and establishment of Nahum Tate he re-established the original version
of Shakespeare's King Lear, as was stated in 1623's first folio. बाद में 1780 में मैक्रेडी नाम के राइटर ने नाहम टेट के द्वारा जो स्थापित ट्रेंड था उसको फिर से रीस्टैब्लिश किया, और जो शेक्सपियर का ओरिजिनल वर्जन किंग लियर का था, जिसका कि प्रकाशन 1623 में फर्स्ट फोलियो में हुआ था, उसको फिर से कायम किया। और इस संबंध में भी आप ये ध्यान रखिएगा, एडिसन्स फेमस रिमार्क Edison's famous comment is relevant in this respect. इस लिहाज से अगर देखा जाए तो एडिसन का जो प्रसिद्ध वक्तव्य है, कमेंट है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। नोट कर लें, फिर इसके बाद में एडिसन ने क्या कहा है इसको लिखवाना चाहूँगा। नोट कर लिए हों तो फिर बोल दें। 10 मिनट। हाँ, ओके डियर, फिर जो है एडिसन सेड, प्रश्न पूछा गया है डियरी नेट में, व्हाट टेट सेड Mars, the entire grace of King Lear if the chimerical notion of poetic justice is employed to the play, the play loses its significance, and to the play loses its significance
and internal beauty. एडिसन ने कहा कि जो कुछ भी टेट ने लियर के बारे में कहा, अर्थात नाटक के बारे में कहा, और क्या कहा कि पोएटिक जस्टिस का शेक्सपियर ने पालन नहीं किया, इसलिए जो हैप्पी एंडिंग दिखाया है, इट मार्स द एंटायर ग्रेस ऑफ किंग लियर, यह किंग लियर नाटक के संपूर्ण आकर्षण और सौष्ठव को खो देता है। इफ द सिमेरिकल नोशन ऑफ पोएटिक जस्टिस इज एम्प्लॉयड, अगर सिमेरिकल का मतलब होता है मनचाहा, मनमौजीपन, नोशन कहते हैं धारणा को, अगर मनचाही धारणा, जैसा कि पोएटिक जस्टिस की मनचाही धारणा को नाटक में लगाया जाता है, द प्ले लूजेज इट्स सिग्निफिकेंस, तो नाटक अपना महत्व और इंटरनल ब्यूटी, जो आंतरिक सौंदर्य है, वो खो देता है। खैर, ये तो हो गया। आज दोबारा न जोड़ करके मैं ये वचन देता हूँ आपसे कि इसके जो समय बचता है उसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट कोट्स की चर्चा कर देते हैं, और इसमें काफ़ी कुछ कोट्स हैं जिसको मैं लिख करके आज ज़रूर भेजूँगा। इम्पॉर्टेंट कोट्स, कितने समय है बेटे, कितना बचा हुआ है? The bow is bent, can't make the shaft. Can't make the shaft. ये स्टेटमेंट है किंग लियर का, लियर टू केंट। केंट जब विरोध करता है लियर के फैसले का, लियर ये तय कर चुका है कि राज्य के 3 हिस्से करेगा और प्रत्येक हिस्सा अपनी तीनों बेटियों को देगा, लेकिन इसके पहले वो ये चाहता है अपनी बेटियों से कि कोई बेटी उसको कितना ज़्यादा प्रेम करती है, तो एक से एक गॉनरील और रेगन तो एक से बढ़कर एक दावे करते हैं, लेकिन कार्डेलिया बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बताती है कि एक बेटी का जो कर्तव्य और जितना प्रेम अपने पिता के प्रति होना चाहिए, उससे ना तो ज़्यादा प्रेम करती है और ना ही कम। तो लियर नाराज़ हो जाता है और उससे कहता है कि राज्य के हिस्से में या बंटवारे में उसको कोई भी भाग नहीं मिलेगा, जिसका विरोध करता है केंट, और विरोध को सहन नहीं करता है। लियर केंट से कहता है बो इज बेंट, कमान पर तीर चढ़ चुका है और खींच चुका है। केंट मेक द शाफ्ट, अगर प्राण रक्षा चाहते हो तो तीर के निशाने से खुद को बचाओ। दूसरा स्टेटमेंट है अनहैप्पी एज आई एम, अनहैप्पी एज आई एम, आई कैन नॉट हीव माई हार्ट इनटू माई माउथ, I cannot heave my heart into my mouth. I love your majesty according to my bond. I love your majesty according to my bond.
नॉर मोर नॉर लेस। चलो छोड़ो, बाद में हम लिख देंगे इसको जो है।